हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स 6 नवंबर 2023 की, यानी कि आज की। तो जैसा कि मैं आपको पर डे बताती हूँ कि आज हम करंट इवेंट्स के साथ साथ कौन सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक ये स्कीम आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। आप सबको पता है कि कहाँ कहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, आगे आपको और पता भी चल जाएगा। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होती है, कब लाई गई थी और क्यों लाई गई थी, इसका पर्पस क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी आपको कि यूनेस्को क्या है। और उसी की एक और एजेंसी है जिसको कि हम कहते हैं UCCN, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों से ही डील करेगा, वो है थाईलैंड का क्राइस्थमस, ठीक है। इसकी लोकेशन को हम देखेंगे मैप पे, ठीक है, कि क्राइस्थमस क्या है, स्थमस क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो आज मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अरे हाँ, एक बात तो और, इस लेक्चर की फ्री PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में या फिर लेक्चर के एंड में प्रोवाइड की हुई है। ओके, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ विच सेंट्रल स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 years। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत नेट, ऑप्शन बी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में और सेंट्रल सेक्टर में। मैंने आपको हमेशा ही पढ़ाया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर्ड मीन्स कि सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। अगर स्पॉन्सर कर रही है मतलब कोई और भी इसके साथ इन्वॉल्व होगा जिसको कि ये स्पॉन्सर करेगी। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेक्टर मतलब कि वो सेंटर का ही पार्ट है, तो इसमें जो पूरी फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ठीक है। तो अभी एक स्कीम है जो सेंट्रल स्कीम है, इसका जो एक्सटेंशन है वो 5 years तक का कर दिया गया है। अब वो कौन सी स्कीम है, तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम कौन सी स्कीम डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ये है राइट आंसर। अब ये स्कीम है क्या, चलिए अब इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। इट वॉज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 मार्च 2020, ठीक है। मीन्स 2020 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी, स्टेट एग्जामिनेशन में डेट आती है स्पेसिफिकली, और UPSC में ईयर पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि डेट नहीं पूछी जाती है, बट मैं मैक्सिमम का बता रही हूँ चांसेस, ठीक है। तो ईयर 2020 में, यानी कि पैंडमिक के टाइम, ठीक है, आपको पता है कि कितना बड़ा पैंडमिक आया था, COVID-19, उस टाइम इस स्कीम को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। इट वॉज ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ऑपरेट कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। Very very important point, under which ministry it comes, so it comes under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, okay।
इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसी का डिपार्टमेंट है जो कि इसको ऑपरेट करता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे आप देखो दो दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये फॉल तो करती है इस स्कीम इस मिनिस्ट्री के अंडर, लेकिन इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स टू 80 करोड़ पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80 करोड़ लोगों को ये स्कीम फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन जैसे कि राइस हो गया, ठीक है, राइस हो गया, या फिर हम बोलते हैं वीट। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है। 5 kg पर पर्सन मीन्स एक इंसान को 5 kg जो फूड ग्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ इंक्लूडेड विथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन दिसंबर 2022। मीन्स इस स्कीम को NFSA के साथ मिला दिया गया। कौन से ईयर में? 2022 में, स्पेसिफिकली दिसंबर 2022 में। ठीक है, its tenure was to end in December 2023, but now PM has extended it by 5 years। जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्कीम है इसका जो टेन्योर है ना वो इसी साल के एंड में एंड होने वाला था। इस साल के एंड में मीन्स दिसंबर मंथ। ओके, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ एवरी ईयर, तो इस मंथ में ये एंड होने वाला था। बट नाउ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस स्कीम को 5 इयर्स के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बहुत ज़्यादा स्कीम ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो जो भी स्कीम्स होती हैं वो सारी ही इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे मैम तो इसको बोल रही इम्पोर्टेंट है, मैम उसको भी बोल रही इम्पोर्टेंट है। हाँ, सारी स्कीम्स इम्पोर्टेंट हैं। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो पता चल जाएगा। अगर आप दिए हुए हो तो आप बोलोगे कि हाँ ये बात सच है। परेशान नहीं हो, सब इजीली बहुत अच्छे से हो जाएगा, हंसते हंसते। करंट अफेयर्स, which NGO will set up STEM centers in Delhi with the approval of the Directorate of Education? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्राई, ऑप्शन बी मैड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीन्स क्राई। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है क्राई का? चाइल्ड राइट्स एंड यू, और ये इसका करेक्ट आंसर है। मैड का फुल फॉर्म होता है मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्राई के, कि ये क्यों किया गया है, ये क्या करेगा स्टेम। तो इसका एम क्या है? टू एंश्योर चिल्ड्रंस राइट्स एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये स्टेम सेंटर्स क्यों सेटअप करेगा? टू एंश्योर चिल्ड्रंस राइट्स एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। अच्छा, बार बार मैं बोल रही हूँ स्टेम सेंटर्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एस फॉर साइंस। ठीक है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है स्टेम का। ठीक है, और ये दो जगह सेटअप किया जाएगा, देख लेते कौन कौन सा है। पहला है गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय डॉक्टर अंबेडकर नगर, और दूसरी जगह कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो वो है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय जीजाबाई स्कूल कोंदले। ठीक है, तो ये दो जगह सेटअप किया जाएगा स्टेम सेंटर, ताकि बच्चों के जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके और बच्चों का जो है बहुत ही अच्छे वे में डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड विच सिटी ऑफ MP एज द सिटी ऑफ म्यूजिक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये है ग्वालियर फोर्ट। ठीक है,
इस इमेज से आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये है ग्वालियर। ग्वालियर को भी यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक करके डिक्लेयर किया है। और ग्वालियर कहाँ की सिटी है? तो वो है एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और एमपी के सीएम कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों, जिस तरह अभी आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना? इलेक्शंस होने वाले हैं कब से कब तक? 17 नवंबर टू 3 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेन हमारे लिए क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में पढ़ना और यूनेस्को के बारे में पढ़ना। यूनेस्को के बारे में अभी मैंने डिटेल में आपको आगे एक स्लाइड में पढ़ाया है, लेकिन मैं ग्वालियर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो ग्वालियर है ये ओल्डेस्ट म्यूजिक घराना है। ठीक है, आपने घराने सुने होंगे जो कि म्यूजिक से डील करते हैं, तो ये ग्वालियर जो है ये उनमें से सबसे पुराना घराना है, ओल्डेस्ट म्यूजिकल घराना है। और अगर हम बोलें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट चैप्टर यहाँ पे फ्लरिश हुआ है। ठीक है, और किसके अंडर हुआ है? तो वो है राजा मान सिंह तोमर। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर, यानी कि 15th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, उनके अंडर ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हम बोलें तो हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिकल चैप्टर इंक्लूड यहाँ पे किया था, फ्लरिश किया था। ठीक है, चलिए, ये तो हमने ग्वालियर के बारे में जान लिया कि मतलब इस घराने के बारे में जान लिया कि कब फ्लरिश किया, क्या हुआ। अब हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। And when was it formed? So it was formed on 16 November 1945. Very, very important year. Okay, you must learn it because it's very important point. UNESCO is very important agency and its year of formation is very important. इसका एम क्या था? टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंसेस एंड कल्चर। मीन्स वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना ताकि हर एक जगह से, मतलब इंटरनेशनल की बात हो रही है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को एजुकेशन, आर्ट, साइंसेस और कल्चर से मतलब कोऑपरेट करना। लोग एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे तो और अच्छा, मतलब पीस की तरफ वो बढ़ेंगे, हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे के साथ काम करने का, पीस की तरफ बढ़ेंगे। और जब पीस की तरफ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी आएगी। इसकी टोटल नंबर देख लेते हैं कि मेंबर्स कितने हैं। तो दे है, सो इट हैज़ टोटल 194 members and 12 associate members. Okay, its headquarter is Paris, which is France capital. Okay, ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का यहीं पे है। और इसके हेड कौन है? तो वह है ऑड्रे अज़ौले। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये नाम बहुत बार पूछ चुका है कि यूनेस्को के हेड का नाम क्या है, तो वह है ऑड्रे अज़ौले। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड विच सिटी ऑफ केरला एज द सिटी ऑफ लिटरेचर। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए थिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी कोझिकोडे या फिर कोझिकोड, ऑप्शन सी थ्रिसुर या फिर ऑप्शन डी कन्नूर। तो दोस्तों, जिस तरह के आप ये इमेज देख रहे हैं, यू कैन सी हियर व्हाट्स इट्स रिटन ओवर हियर। सो इट्स रिटन दैट आई लव कोझिकोडे या फिर कोझिकोड। तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, इट विल बी द इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको केरला की इस सिटी को भी यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब दिया है। ठीक है, उसको डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ लिटरेचर। ओके, उसके अलावा इसकी लिस्ट में और कौन कौन शामिल है यूनेस्को की? तो पहला एक देखते हैं, वाराणसी, जिसको कि सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है। श्रीनगर, जिसको कि सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स बोला गया है। चेन्नई, जिसको कि सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है। ठीक है, तो आप देखो, वाराणसी और चेन्नई को सिटी ऑफ म्यूजिक, श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को भी सिटी ऑफ म्यूजिक। ओके, अब हम पढ़ते हैं, इसकी एक अलग ही एक बॉडी है, एक एजेंसी है जिसको कि हम कहते हैं UCCN, यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ओके, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2004। ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। It was launched to promote UNESCO's goals of cultural diversity and strengthen resilience to threats. ठीक है,
मीन्स इसको क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो यूनेस्को का गोल है कल्चरल डाइवर्सिटी ले आना, है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी ले आना, प्लस जो थ्रेट्स होते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, राइजिंग इनइक्वालिटी होगा, रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। देन इट encourages a culture of creativity in urban planning and solutions to urban problems, ठीक है, मीन्स अर्बन प्रॉब्लम्स को ये सोल्यूशन बताता है, ठीक है। सी अगर ये किसी सिटी को कोई एक बोलते हैं खिताब दे रहा है, डैट मीन्स कि वो सिटी बहुत ही अच्छा काम उस चीज़ में की होगी, तभी तो उसको वो अवार्ड दिया गया है या फिर उसको डिक्लेयर किया गया है उस नाम से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी जो सिटीज़ होंगी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालेंगी कि वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएं, जिससे कि यूनेस्को उनको भी कुछ ना कुछ खिताब दे। इससे क्या होगा कि जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वे में प्लानिंग होगी, मतलब ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें होंगी। इट हैज़ 350 cities in over 100 countries, मीन्स 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में अभी क्या हुआ है कि ये 350 सिटीज़ इसने सेलेक्ट की हैं और उनको डिक्लेयर किया है किसी ना किसी खिताब से, ठीक है। जिस तरह कि इंडिया का ही आप देख लो, इंडिया में टोटल 55 हैं, ठीक है, उनमें से अभी हमने वाराणसी के बारे में देखा, जम्मू कश्मीर के बारे में देखा, है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर मतलब श्रीनगर के बारे में, है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। Select the correct statement about land bridge across Thailand's Christmas. आपके options हैं The initial idea was of 90-kilometer canal joining Andaman Sea and Gulf of Thailand. Then option B, now it is China-backed economic corridor with ports on both sides. Option C, Isthmus of Kra connects Andaman Sea in west and South China Sea in east. एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। चलो मैं आपको इसमें 5 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर सारे ही सही है तो ऑप्शन डी होगा। चलो पहले तो क्वेश्चन रीड करो, फिर ऑप्शन रीड करो और बताओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिसने भी ऑप्शन डी करेक्ट मार्क किया है या फिर जिसने भी ऑप्शन डी मार्क किया है उसका आंसर करेक्ट हो गया है, और जिन्होंने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया कोई बात नहीं, अब उनको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। चलो हम आगे देखते हैं इसमें कि ये देखो आप, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये है अंडमान सी, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, ये आप देखो ये है क्राइस्थमस। इस्थमस क्या होता है, ठीक है, इस्थमस क्या होता है कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, ठीक है, दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है एंड दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। देखो इसको इससे सेपरेट कर रहा है या फिर इसको इससे सेपरेट कर रहा है, ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर रहा है दो मेजर लैंड मासेस को, तो इसको क्या कहते हैं हम, इस्थमस, ठीक है, और ये है क्राइस्थमस, ठीक है। तो इसका एम क्या है, मतलब ये जो लैंड ब्रिज है इसका एम क्या है, तो इसका एम है टू इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, ठीक है। अब देखो अगर ये कनेक्ट कर दे रहे हैं ये सारी चीज़ें तो क्या होगा ना कि ट्रेड बहुत ईजिली होगा, ठीक है। तो टू इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड networks and to increase थाईलैंड्स इकॉनमी, इससे क्या होगा कि थाईलैंड की इकॉनमी भी इंक्रीज होगी, है कि नहीं भाई, जब ट्रेड बढ़ेगा तो इकॉनमी भी तो बढ़ेगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इससे क्या होगा कि 25% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स होगा, ये जो है लैंड ब्रिज, ये जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 25% ट्रेडेड गुड्स होगा इसके थ्रू, ठीक है। प्लस अब इतना हम पढ़ रहे हैं थाईलैंड के बारे में, तो थाईलैंड के पीएम कौन है, तो वो हैं श्रेथा थाविसिन। कौन है, श्रेथा
थावी सिन, ठीक है, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसकी कैपिटल क्या है थाईलैंड की? इसकी कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस्थमस क्या होता है ना, ग्लेशियर क्या होता है, गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको ज्योग्राफी की पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं कि स्ट्रेट क्या हुआ, इस्थमस क्या हुआ। तो जैसे अभी ये इस्थमस न्यूज़ में है, तो मैंने आपको इस्थमस की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आगे जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बताते चलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय BSF ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंस टू चेक बॉर्डर क्राइम्स? आपके ऑप्शन हैं बी हाइव्स, ऑप्शन बी अलर्ट साउंड सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रिसेंटली दोस्तों अभी क्या हुआ था कि BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे फेंसिंग किसकी की? बॉर्डर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए बी हाइव्स की, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसकी फेंसिंग की है? बी हाइव्स की, ठीक है। तो चलो अब हम जान लेते हैं ज़रा BSF के बारे में कि इसको फॉर्म कब किया गया था। तो इसको फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1965। कब? 1965 में, जब इंडिया, अगर हम बोलें कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, या फिर आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है, जो भी आप बोलो। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसके बाद क्या है कि बॉर्डर पे इंडिया ने BSF को फॉर्म किया, वहाँ पे जो सोल्जर्स है उनको डिप्लॉय किया, ठीक है। और ये फोर्सेस कहाँ कहाँ होती हैं? तो एक तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया बांग्लादेश, ठीक है। क्या हो गया? बांग्लादेश। अच्छा आप देखो तो बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। कितना है वो? मैं ये भी बता दूं कि वो कितना है। वो है वो अरे हम फिर से वो है 4096 किलोमीटर। ये बॉर्डर कितना है इंडिया बांग्लादेश का? तो वो है 4096 किलोमीटर। और अगर हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को देखें तो वो है 2217 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये BSF के कौन से बटालियन ने किया है। तो ये BSF की 32nd बटालियन ने किया था ये, ठीक है। किसने किया? 32nd बटालियन ने। और कौन से डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में किया गया है? तो वो है नादिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नादिया डिस्ट्रिक्ट, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Recently, who has approved maternity leave for women soldiers, sailors, air warriors? आपके ऑप्शंस हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह जी, ऑप्शन सी अमित शाह जी, या फिर ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों जिस तरह से आपको पता है कि जो मैटरनिटी लीव है, ठीक है, वो विमेन ऑफिसर्स के लिए, यहाँ पे ऑफिसर्स की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब विमेन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयर वॉरियर्स के लिए भी अप्रूवल दे दिया गया है। तो पहले हम विमेन ऑफिसर की बात करते हैं कि कितनी है। तो वो है 180 डेज की, ठीक है, विथ फुल पेमेंट। मीन्स उनको पूरी पेमेंट मिलेगी फॉर ईच चाइल्ड, फुल पेमेंट फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है। ईच चाइल्ड मतलब कि इसमें कंडीशन भी है। इसमें क्या है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। मतलब कि एक फीमेल है जो विमेन ऑफिसर है, वो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक ये अपनी मैटरनिटी बेनिफिट जो होती है लीव उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक ही एप्लीकेबल है, ओके। उसके अलावा अगर कोई एडॉप्शन में है, मतलब कि कोई अडॉप्ट किया है, तो उनके लिए भी 180 डेज की ही लीव होती है,
ठीक है, लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, मतलब कि कोई डेट है, सपोज कि 6 नवंबर है, ठीक है, उस डेट को एडॉप्शन हो गया है, तो 6 नवंबर के बाद अगर वो बच्चा अभी 1 साल का नहीं है, तो जो भी डेट वो है 7 नवंबर है, वहाँ से लेके 180 डेज की इनको लीव दी जाएगी। ठीक है, तो अभी जो इनको अप्रूवल मिला है कि विमेन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयर वॉरियर्स को भी लीव मिलेगी, मैटर्निटी लीव, वो दिया है अप्रूवल हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, किसने दिया है? राजनाथ सिंह जी ने। Which bank has been authorized to issue and encash electoral bonds? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, या फिर ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, एसबीआई बैंक। ठीक है, एसबीआई बैंक को ऑथराइज किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उनको इशू भी करना है और एनकैश भी करना है। अब इसकी मीनिंग क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इस तो वो भी अब हम पढ़ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2018। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था, लाया कब गया था, तो है ईयर 2018। ठीक है, इट शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, सपोज 1 नवंबर को इसको इशू कर दिया गया है, ठीक है, तो ये 15 नवंबर तक वैलिड रहेगा। ये याद रखना, 15 डेज का ही इसका वैलिडेशन पीरियड होता है, वैलिड पीरियड होता है। ओके, इट मे बी परचेस्ड बाय अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं कि इसको कौन कौन परचेज कर सकता है। एक, जब इंडिविजुअल की बात हो रही है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर इंडिया में स्टैब्लिश होना चाहिए। A person being an individual can buy electoral bonds either singly or jointly with other individuals। ठीक है, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक इंडिविजुअल या तो अकेले भी खरीद सकता है, सिंगली भी कर सकता है, या फिर किसी के साथ मिलकर भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकता है। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल की। अब बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंडर रजिस्टर्ड हैं, किसके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 सेक्शन 29A के, एंड विच हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन आर एलिजिबल। ठीक है, तो दोस्तों ये है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब आपको पता चल गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च कब हुई थी, कितने दिनों तक ये वैलिड होती है, ठीक है, इसको कौन कौन परचेज कर सकता है, ये भी आपको पता चल गया। क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं, बहुत बार आ चुका है कि इसका ईयर ऑफ लॉन्च क्या था, कितने दिनों के लिए वैलिड होती है, 30 डेज भी था, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 डेज के लिए ही होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। Chanakya Defense Dialogue 2023 steered by CLAWS and Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो CLAWS का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। क्या होता है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है 2023 का, वो क्लॉज और इंडियन आर्मी के बीच जो है वो स्टेयर हुआ है। ठीक है, किसके बीच संचालित किया गया, मतलब किसके द्वारा संचालित किया गया है, तो वो है क्लॉज एंड इंडियन आर्मी द्वारा। ठीक है, सी ये फैक्ट है, जो भी स्टूडेंट सीडीएस एनडीए इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लॉज इंडियन आर्मी चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम
WLPF will be held in ऑप्शन ए नेदरलैंड्स, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम है वो कहाँ पे होगा? वो होगा हेग में। ठीक है, हेग यानी कि नेदरलैंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात हो रही है नेदरलैंड्स की, तो यहाँ के पीएम कौन है? तो वो है मार्क रुत्ते। क्या है? मार्क रुत्ते। ठीक है, सी मेरे को ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि यार जो नाम है उसी वे में प्रोनाउंस कर दो ना, जो स्पेलिंग दिख रही है। हमारी तरह ये नहीं कि इसको डोर बोलो और यही सेम स्पेलिंग कहीं और हो तो यू की तरह बोलो, है ना? ऐसे नहीं अच्छा लगता है। चलो लेकिन क्या करें, पढ़ना है अपने को, उस तरह हम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इसकी कैपिटल क्या है? नेदरलैंड्स की, तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, क्या है? एम्स्टर्डम। और पीएम है मार्क रुtte। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम है जो कि नीदरलैंड्स में हो रहा है, उसको इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है? तो जो टीम जा रही है उसको हेड करेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि श्री भगवंत खूबा जी। कौन? भगवंत खूबा जी। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे अपनी टीम के साथ। ओके, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम फैक्ट्स को देखते हैं। बाइकर्स रैली ऑफ यूथ विल बी हेल्ड इन 11 cities across the country with the message of Ayurveda for one health। ठीक है, जो ये बाइकर रैली है वो 11 cities में होगा ऑल ओवर इंडिया, और इसका मैसेज क्या होगा? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। मतलब एक तरफ से ही कि ये आयुर्वेद के लिए, लोगों को आयुर्वेद की साइड टिल्ट करने के लिए एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह है ना, कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। ठीक है, अवेयर किया जा सके। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है कि जो आयुर्वेदा डे है इसको कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 10 नवंबर को। ठीक है, क्या सेलिब्रेट किया जाएगा 10 नवंबर को? आयुर्वेदा डे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उसके अलावा ही मैं एक और बात बता दूं कि अच्छा ये जो रैली है इसको फ्लैग ऑफ कौन करेगा? तो इसको फ्लैग ऑफ करेंगे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन? सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन भी पूछी जाती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, जैसे CDRI कहाँ पे है, NBRI कहाँ है, तो ये दोनों ही लखनऊ में है। ठीक है, CCMB कहाँ पे है? तो वो हैदराबाद में है। उसी तरह CARI कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में। तो इसके जो डायरेक्टर हैं यानी कि डॉक्टर भारती ये इसको हरी झंडी दिखाएंगे या फिर फ्लैग ऑफ करेंगे। ठीक है, India's foreign exchange reserves is increased by $2.57 billion to डॉलर, यहाँ पे डॉलर भी होगा, 586.11 बिलियन। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है। ठीक है, प्लस हमारे जो सेंट्रल एशिया वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, इजराइल और हमस वॉर हो रही है। ठीक है, तो हर एक जगह की इकॉनमी जो है वो हैम्पर हुई है, लेकिन इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? बाय $2.57 बिलियन। और अब वो टोटल कितना है इस टाइम? तो है $586.111 बिलियन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन न्यू दिल्ली वॉज सेलिब्रेटेड। यानी कि गंगा उत्सव का जो 7th एडिशन है, ठीक है,
वो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे गंगा पुस्तक परिक्रमा का सेकेंड एडिशन जो है उसको भी फ्लैग ऑफ किया गया है। ठीक है, इसको किया गया है गंगा पुस्तक परिक्रमा। ओके, इसके सेकेंड एडिशन को फ्लैग ऑफ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर इनिशिएट्स अग्रेसिव डिस्पोजल ऑफ अनियन थ्रू NCCF, NAFET, केंद्रीय भंडार एंड स्टेट कोऑपरेटिव्स एट ₹25 पर kg। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम जो अनियन है, ठीक है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब हाई क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो खारिफ क्रॉप है, ठीक है, उनका जो अराइवल है वो डिले हो गया है। किसका? खारिफ क्रॉप का अराइवल डिले हो गया है, जिसकी वजह से जो अनियन का प्राइस है वो काफ़ी हाइक हो गया है। तो सेंटर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो अनियन है उसको इनके थ्रू ₹25 पर kg पे बेचा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोग परेशान हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको मतलब एक सब्सिडरी अमाउंट पे पैसे ये अनियन मिलेगी। अनियन यानी कि प्याज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये है गंगा उत्सव जो कि सेलिब्रेट किया गया था। दर्शाएं नदियों के प्रति अपना आभार, आइए मिलकर मनाएं नदियों का त्योहार। ठीक है, ये है गंगा उत्सव। काफी भीड़ है यहाँ पे, आप देख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। Union Minister Dr. Jitendra Singh has said that India is poised to be among top 5 global biomanufacturing hubs by 2025. Means कि इन्होंने बोला है कि by 2025, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो इंडिया है वो टॉप 5 नेशंस में शामिल हो सकता है। किस चीज़ में? ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। मतलब कि ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 जो कंट्रीज हैं उसमें इंक्लूड हो सकता है। बाय विच ईयर? बाय 2025। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बायो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही नीड ऑफ द आवर है, मतलब अगर हम बोले तो। ठीक है, और इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करी है लास्ट 9 ईयर्स में, अगर हम बोले तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। और इसी प्रोग्रेस की वजह से ये बोला जा रहा है कि हम जो हैं वो टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में शामिल हो जाएंगे बाय ईयर 2025। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन इम्प्लीमेंटिंग गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म ऑन November 4, 2023। ठीक है, सी ये जो है ना इम्प्लीमेंटिंग गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, ये तो ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया नीति आयोग ने 4 नवंबर 2023 को। उसके अलावा जो G20 मीटिंग है, ठीक है, G20 मीटिंग ऑन टूरिज्म, मीटिंग ऑन टूरिज्म, तो जो G20 की मीटिंग है टूरिज्म में वो गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। और कब हुई थी? 21 जून 2023 में। ठीक है, कब हुई थी? 21 जून 2023 में। और इसी में गोवा डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था। ठीक है, ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं बता दे रही हूँ। गोवा डिक्लेरेशन इसी में शामिल किया गया था। ओके, साइन किया गया था इनफैक्ट। ठीक है, उसके अलावा गोवा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गोवा किस चीज़ में अभी, मतलब इसकी करंट न्यूज़ क्या थी। जिस तरह की पहले तो हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं स्टैटिक, कि गोवा इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे UCC इम्प्लीमेंटेड है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया। अब आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये आप इसका आंसर दो। ठीक है, प्लस गोवा जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला है कि IVF ट्रीटमेंट यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी पेशेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और गोवा में ही इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, प्लस माइम विलेज जो है गोवा का, ठीक है, माइम विलेज गोवा का, ये पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस विलेज इसका तैयार किया गया है। ठीक है, और
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी आपको पता है कि गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है। अगर ये पूछा जाए तो ये स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कलर्स हैज अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव टू एड्रेस द इशू ऑफ गर्ल चाइल्ड अबेंडमेंट थ्रू द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू फिक्शन शो डोरी। यानी कि कलर्स का एक न्यू फिक्शन शो लॉन्च होने वाला है जिसको कि डोरी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये किसको दिखाएगा, ये एड्रेस करेगा इशू ऑफ गर्ल चाइल्ड अबेंडमेंट को। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव है, उससे कलर इस प्रोग्राम के थ्रू कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, the first Australia-India Education Skill Council meeting will be held at IIT Gandhinagar. See, first last India की rank always I say the most important. तो ये जो first है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, इसकी मीटिंग कहाँ पे होगी, ये होगी IIT गांधीनगर में। और जब ये मीटिंग होगी तो इसकी जो भी डिटेलिंग होगी वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन इसको अटेंड किया है। ठीक है, और इसका क्या मतलब रोल निकला है कि क्या ये रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम की लिंक मैं लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड करूँगी। तो ये है वो लिंक जिसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके पढ़ के अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।